मैं जगदीश डागोर हिंडौन की सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हृदय की अनंत गहराइयों से मैं आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, मैंने पिछली 2 क्लासों में ये पढ़ाया था जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें हिंदी के बारे में भी मैंने आपके लिए बताया था कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ। दूसरे, मैंने आपके साहित्य के बारे में भी बताया, साहित्य के बारे में कि काव्य और साहित्य क्या होता है। संस्कृत विद्वान तो काव्य और साहित्य को एक मानते हैं, जबकि हिंदी विद्वान जो हैं वो साहित्य और काव्य को अलग अलग मानते हैं। यानी जो काव्य होता है उसे वे साहित्य की परिधि में लाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंदी विद्वान जो है वो साहित्य को, यानी साहित्य को विस्तृत, जबकि काव्य को संकुचित रूप मानते हैं। ध्यान रखना। आगे अब जो हम चर्चा करेंगे वो इतिहास शब्द पर करेंगे। यानी आज जो चर्चा होगी वो इतिहास शब्द पर होगी। इतिहास, इति प्लस है प्लस आस, इतिहास। यानी इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही था, ऐसा ही था, यानी ऐसा ही था, ऐसा ही था, या फिर ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। तो इतिहास जो शब्द है वो इति प्लस है प्लस आस, इसका तात्पर्य होता है कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा। विद्वान मानते हैं कि तथ्यों का जो काल क्रमानुसार विश्लेषण होता है, विद्वानों का मानना है कि जो तथ्य हैं उनका काल क्रमानुसार वर्णन ही इतिहास होता है। तथ्यों का काल क्रमानुसार वर्णन ही इतिहास होता है। भैया, यानी विद्वानों ने कहा है कि अतीत, इसमें तथ्यों का कालक्रम अनुसार ही वर्णन ही इतिहास होता है। तो जो तथ्य हैं वो कैसे होने चाहिए? अतीत तो अतीत के तथ्यों का काल क्रमानुसार वर्णन, यानी काल क्रमानुसार वर्णन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यानी विद्वान मानते हैं कि जो अतीत के जो तथ्य हैं, पुराने जो तथ्य हैं, विगत जो तथ्य हैं, उनका काल क्रमानुसार काल के अनुसार क्रम वाइज उनका वर्गीकरण करना या उनका वर्णन करना ही क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। आप बोर्ड से नोटेट करते जाएं, यानी जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं उसे नोटेट करते जाएं, यही है साहब। हाँ जी। तो जो अतीत यानी विगत समय में जो घटनाएं घटी, पिछले समय में जो घटनाएं घटी, उन तथ्यों को, उनसे तथ्य एकत्रित करके उनका काल क्रम अनुसार वर्णन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास होता है। अब इतिहास से संबंधित जो मान्यता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो नंबर 1, यानी भारतीय विद्वानों की इतिहास से संबंधित जो मान्यता है वो आप देखेंगे। जो इतिहास से संबंधित जो विद्वानों की मान्यता है
उनमें भारतीय जो दृष्टिकोण रहा है, भारतीय विद्वानों का इतिहास से संबंधित दृष्टिकोण भैया ध्यान रखें, यानी जो भारतीय विद्वान हैं वो किस प्रकार के इतिहास को मान्यता देते हैं। तो भारतीय विद्वानों का जो दृष्टिकोण रहा है वह आदर्श मूलक रहा है, आदर्श मूलक। आदर्श मूलक रहा है। अगर एग्जाम में कोई प्रश्न आए और आपसे पूछा जाए कि भारतीय विद्वानों का इतिहास से संबंधित जो दृष्टिकोण है वो कैसा दृष्टिकोण है, तो आपको जवाब देना है आदर्श मूलक। उनकी जो मान्यता है वो आदर्श मूलक है। अब दिमाग में यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि आदर्श मूलक क्या कहते हैं। आदर्श का मतलब होता है प्रतिमान। किसी के सामने उसके स्वभाव, व्यवहार आदि को प्रस्तुत किया जाए। यानी भारतीय विद्वान जो इतिहास को मानते हैं वो आदर्श मूलक मानते हैं कि इतिहास आदर्श मूलक होता है। साहब क्या होता है? आदर्श मूलक होता है। और आदर्श मूलक से तात्पर्य है आपके यहां प्रतिमान, जैसे मॉडल, प्रदर्शनी आदि। मान के चलो कोई किसी भी चीज को पढ़ाता है, कोई किसी भी चीज को बताता है, तो उस सबसे पहले उसके सामने एक मॉडल पेश करता है, मॉडल प्रदर्शनी भी लगाता है। यह है तो जो भारतीय विद्वानों का जो दृष्टिकोण है इतिहास से संबंधित, वे इसी बात को मानते हैं कि जो इतिहास होता है वह आदर्श मूलक होता है। क्या होता है साहब? आदर्श मूलक होता है। आदर्श मूलक से तात्पर्य है कि किसी के सामने उसके स्वभाव, व्यवहार आदि को प्रस्तुत करना। तो भारतीय विद्वानों ने जो भी इतिहास लिखे हैं, अब आपको बताएं आगे महाभारत में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये क्या है? ये आपके पुरुषार्थ चतुष्टय है। पुरुषार्थ चतुष्टय, यानी जो भारतीय विद्वान हैं उनका मानना है कि जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए साहित्य की रचना की जाती है। यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लिए साहित्य की रचना की जाती है। इसलिए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। तो जो भारतीय विद्वान हैं वो इसे ही मान्यता देते हैं कि जो इतिहास होता है वो आदर्श मूलक होता है। मान के चलो, आप देखिए किसी के सामने से रामायण है। अब रामायण में मुख्य पात्र है राम। अब मुख्य पात्र है राम। अब राम के आदर्शों को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी राम के आदर्शों को। अब राम का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, इससे नहीं, हम तो यूं कह रहे हैं कि
यहां बताया कि रामायण में एक राम पात्र थे, राम। अब उनके आदर्शों को आज की जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है, आज की जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो उनके आदर्शों के अनुसार हम जब चलते हैं, उनके आदर्शों के अनुसार जब हम चलते हैं तो वही हमारे लिए आदर्श होते हैं कि हमें तो राम के आदर्शों पर चलना है। यह है। तो मैं बता रहा था, जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने इतिहास के लिए सबसे पहले जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है उसको अपनाया। आदर्श से तात्पर्य जिस प्रकार से बालक के सामने, कोई बालक होता है उसके सामने कोई चित्र प्रस्तुत किया जाए, कोई प्रदर्शनी लगाई जाए, कोई मॉडल पेश किया जाए तो उसी के अनुसार वह कार्य करता है। तो यहाँ पर भी साहित्य यानी भारतीय विद्वान मानते हैं कि साहित्य भी एक आदर्श मूलक होना चाहिए। और आदर्श मतलब होता है प्रतिमान, आदर्श मतलब होता है अनुसरण, यानी उन प्रतिमानों का जो पहले वाले व्यक्ति ने किया है, विगत समय में जो व्यक्ति हुआ उसने जो किया है वही हमने करना चाहिए। तो जो भारतीय विद्वान हुए उनका जो दृष्टिकोण है वह आदर्श मूलक रहा है, जिसमें सत्य, सुंदर और शिव, यानी सत्य, सुंदर और शिव की भावना भी मौजूद होनी चाहिए, की भावना भी मौजूद होनी चाहिए। हाँ जी साहब, ये देखिए जो साहित्य होता है सत्य पर टिका हुआ होना चाहिए, सुंदर और शिव के भावों से युक्त होना चाहिए। तो भारतीय जो विद्वान है, भारतीय विद्वान जो है उनके द्वारा सत्य, शिव और सत्य, सुंदर और शिव की भावना होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, साहित्य कह सकते हैं। कुछ पुराणकारों ने पुराणों के चरित्रगान को साहित्य माना है। देखिए महाभारत में जहां अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की भावना को प्रकट किया है, वहीं कुछ विद्वान हैं या फिर पुराणकार कहें हमें, कुछ पुराणकार जो है वो पुराणों के चरित्रगान को, यानी पुराणों का जो चरित्रगान है, पुराणों को गाना है, पुराणों के बारे में बताना है, पुराणों में जो चरित्र बताए गए हैं उनको अपनाना है, वही क्या माना है, साहित्य माना है। तो ध्यान रखें भैया, इधर देखें कि पुराणकारों ने, यानी पुराणकार जो हुए हैं उन्होंने पुराणों के चरित्रगान को साहित्य माना है, वे पुराणों के चरित्रगान को ही साहित्य मानते हैं। निश्चित है, आगे आप देखिए पृथ्वीराज रासो है और भी अनेकों, हुमान रासो, परमार रासो, विशलदेव रासो जो है, आपने देखा होगा जो आदिकाल के कवि हैं वो चारण और भाट थे। वो क्या थे, चारण और भाट थे। तो वो राजाओं की बिरदावली गाया करते थे, यानी राजाओं की क्या गाया करते थे, बिरदावली। उनके यश को बढ़ा चढ़ा करके, अतिशयोक्ति अलंकार में उनके यश को बढ़ा चढ़ा करके उनका बहुत यशोगान करते थे। तो उसी प्रकार से भारतीय जो साहित्यकार हैं, भारतीय जो विद्वान हैं, उनमें बहुत से जो पुराणकार हैं, पुराणकार तो कहते हैं कि पुराणों के चरित्रगान को ही साहित्य मानना चाहिए, यानी पुराणों को के जो चरित्रगान है, पुराणों को उनको उनकी शैली के अनुसार वांचना ही क्या है, साहित्य कहलाता है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपके लिए कि जो आपके हमारे भारतीय विद्वानों की जो इतिहास से संबंधित जो पद्धति है या शैली है, या फिर उनका मानना है कि जो आपका साहित्य जो होता है वो आदर्शवादी होना चाहिए, वो आदर्श पर अधिक महत्व देते हैं। ये आदर्श से संबंधित मैंने आपके लिए बता भी दिया है, जैसे कि महाभारत काल में अर्जुन है,
तो अर्जुन के अनुसार ही चलना है हमें। अर्जुन ने अपने कर्म पथ पर निरंतर चलता रहा और उसने विजयश्री प्राप्त की। रामायण में आपके राम का जो किरदार है उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए, ये साहित्य के बारे में भारतीय विद्वान कहते हैं। आगे देखिए, अगला जो है वह है पाश्चात्य इतिहासकार। पाश्चात्य इतिहासकार, पाश्चात्य इतिहासकार जो है उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण को साहित्य माना है। यानी जो आपके पाश्चात्य विद्वान हैं, यानी विदेशी विद्वान हैं, विदेश के विद्वान हैं, उन्होंने साहित्य के बारे में लिखा है कि सच्चा साहित्य वही होता है जो क्या होता है, यथार्थवादी हो। यानी सच्चा साहित्य वही होता है जो क्या हो, यथार्थवादी हो। इसलिए हमें ध्यान रखना, यथार्थ से जैसा वास्तविकता में है, यानी यानी पाश्चात्य इतिहासकार जो हुए हैं, पाश्चात्य इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि साहित्य यथार्थवादी होना चाहिए। यानी साहित्य हम उसे ही कहेंगे जो वास्तविकता को बताता हो। जो किसको बताता हो, वास्तविकता को बताता हो। यानी पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि साहित्य वही श्रेष्ठ होता है जो वास्तविकता को बताता हो। कहीं पर किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो रही है, उसको वास्तविक वर्णन करना ही साहित्य माना जाता है, ये मानते हैं। यानी यथार्थवादी यही कहते हैं कि जैसा हुआ है उसको यथासंभव हो सके उसी अनुरूप लिखना ही क्या होता है, साहित्य होता है। ये पाश्चात्य जो विद्वान हैं उनका मानना है। इनमें पाश्चात्य में हीरोडोट्स ने जो 4 प्रकार, यानी साहित्य के 4 प्रकार माने हैं, 4 रूप माने हैं। इन्होंने कहा है कि नंबर एक है इतिहास वैज्ञानिक होता है, इतिहास वैज्ञानिक होता है। यानी हीरोडोट्स का मानना है कि जो इतिहास है वह वैज्ञानिक विधा है। इसकी जो पद्धति है वह आलोचनात्मक है। इसकी जो पद्धति है वह कैसी है, आलोचनात्मक। हाँ भैया, इधर देखें कि यानी जो इतिहास है, हीरोडोट्स जो पाश्चात्य इतिहासकार है, हीरोडोट्स जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि इतिहास जो है वह वैज्ञानिक विधा है, वैज्ञानिक विधा है या वैज्ञानिक माना जाता है। भैया ये है। अब जब वैज्ञानिक विधा है तो ये आलोचनात्मक है, आलोचनात्मक। अब आलोचना से यहां तात्पर्य ये नहीं कि किसी आलोचना शब्द आते ही दिमाग में एक चीज आती है कि आलोचना का मतलब होता है जैसे बुराई नहीं। यानी आलोचना का मतलब होता है उसकी अच्छाई और बुराई। यानी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो भी होनी चाहिए और उसमें जो खामियां हैं उनका भी वर्णन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हीरोडोट्स हैं वो मानते हैं कि जो इतिहास है वह वैज्ञानिक विधा है। कैसी विधा है भैया, वैज्ञानिक विधा है जो आलोचनात्मक होती है। क्या होती है, आलोचनात्मक होती है। ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। दूसरा बताया है
दूसरा है इतिहास मानविकी के अंतर्गत आता है। के अंतर्गत आता है। समझिए साहब, यानी पहली बात बताई कि इतिहास वैज्ञानिक विधा है। हेरोडोटस के अनुसार वो मानते हैं कि इतिहास वैज्ञानिक विधा है। दूसरा बताते हैं कि जो इतिहास है वह इतिहास मानविकी के अंतर्गत आता है। यानी जो इतिहास है वह किसके अंतर्गत आता है? मानविकी के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब यह कि जो इतिहास है वह मानव से संबंधित होता है, मानव से संबंधित होता है। इधर देखिए भैया, ध्यान इधर, इतिहास मानविकी के अंतर्गत आता है। जो इतिहास है वह किसके अंतर्गत आता है? मानविकी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मानविकी के अंतर्गत आता है, और यह मानव से संबंधित होता है। बिल्कुल सही है। ये जो आपके पाश्चात्य विद्वान हेरोडोटस है उनका मानना है कि जो इतिहास है वह वैज्ञानिक विधा होती है। क्या होती है भैया? वैज्ञानिक विधा होती है, जो आलोचनात्मक होता है। यानी इतिहास कैसा होना चाहिए? आलोचनात्मक होता है। दूसरी विशेषता हेरोडोटस ने मानी है कि इतिहास मानविकी के अंतर्गत आता है। जब मानविकी के अंतर्गत आता है इतिहास, तो निश्चित है कि यह किससे संबंधित होना चाहिए? मानव से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल सही है, मानव से संबंधित होना चाहिए। अब आप यूं भी कहोगे कि साहब विष्णु शर्मा उन्होंने पंचतंत्र ऐसे जो लिखे थे, ये क्या थे? ये क्या मानवों से संबंधित थे? नहीं। लेकिन आप देखिए, यानी जो हेरोडोटस नाम के विद्वान हैं वो इस बात को मानते हैं कि इतिहास मानव की, यानी इतिहास मानवों का होना चाहिए, यानी मानविकी के अंतर्गत आता है, यानी मानव से संबंधित होता है इतिहास। ये मानते हैं आपके हेरोडोटस। और नंबर 3 जो माना है, नंबर 3, इसके जो तथ्य हैं, यानी इसके तथ्य निष्कर्षों पर आधारित होते हैं। निष्कर्षों पर आधारित होते हैं। हाँ भैया, यानी हेरोडोटस इतिहास की तीसरी विशेषता बताते हैं कि इसके तथ्य निष्कर्ष और प्रमाणों पर क्या रहते हैं? आधारित रहते हैं। यानी जो तथ्य होते हैं वो प्रमाण पुष्टिकरण होना चाहिए उनका। जो तथ्य है वो किस पर? निष्कर्ष और प्रमाण पर आधारित रहते हैं। इसलिए जो तथ्य है वो सारहीन नहीं होने चाहिए। इतिहास में जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वो सारहीन नहीं होने चाहिए। उनका यानी निष्कर्ष और प्रमाण होना अति आवश्यक है। अगर आप बिना ही प्रमाण के आप इतिहास लिखोगे तो वह इतिहास सार्थक नहीं माना जाता है। ये आपके जो विद्वान हैं हेरोडोटस मानते हैं। नंबर 4, चौथी विशेषता इन्होंने जो इतिहास की बताई है उसमें कहा है कि इतिहास जो है वो अतीत के आलोक से, इतिहास अतीत के आलोक से भैया, इतिहास जो है वो अतीत के आलोक से भविष्य पर प्रकाश डालता है। इधर देखिए साहब, यानी हेरोडोटस नाम के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि इतिहास
अतीत के आलोक से यानी विगत समय से, बीते हुए समय से भविष्य को जोड़ता है। बिल्कुल, देखिए, इतिहास अतीत के आलोक से यानी अतीत के प्रकाश से भविष्य पर प्रकाश डालता है। बिल्कुल सही है साहब। यानी जो हीरोडोटस नाम के विद्वान हैं वो इतिहास के बारे में यही मानते हैं कि जो इतिहास है वह अतीत के आलोक से भविष्य पर प्रकाश डालता है। यानी बीते हुए समय, जो समय बीत चुका है उससे भविष्य को जोड़ता है, ऐसा मानते हीरोडोटस विद्वान। जो आप देखिए, यानी पाश्चात्य इतिहासकार जो हैं, कौन है भैया? पाश्चात्य इतिहासकार जो है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? यथार्थवादी दृष्टिकोण पर बल देते हैं। अब यथार्थ का तात्पर्य होता है जैसा वास्तविक में था, जैसा वास्तविक में था वह होता है यथार्थ, यानी वास्तविकता। आपने आगे भी देखोगे आप, मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, जैसे यथार्थवादी कहानी यानी वास्तविकता को बताने वाली कहानी, जो उनकी कहानी है जैसे कफन, 1936 कफन जो है वह एक यथार्थवादी कहानी है। ध्यान रखना आप। तो यथार्थवाद का मतलब होता है जैसा वास्तविक में था, यह है। अब जो पाश्चात्य इतिहासकार हुए उनमें सबसे बड़ा नाम आता है हीरोडोटस। इन्हें हीरोडोटस, इनका नाम इतिहास के क्षेत्र में सर्वोपरि माना जाता है। इन्होंने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि इतिहास वैज्ञानिक होता है। इतिहास कैसा होता है भैया? वैज्ञानिक होता है। इतिहास जो है वो कैसा होता है? वैज्ञानिक होता है, अर्थात इतिहास आलोचनात्मक रूप को लिए हुआ होता है। यानी इतिहास वही श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें किसी के बारे में, किसी के ऊपर, जो कहीं से भी, किन्हीं भी तथ्यों के ऊपर जब हम इतिहास लिख रहे हैं, किसी भी तथ्य के ऊपर हम इतिहास लिख रहे हैं, उस इतिहास में उस समय की अच्छाई और बुराइयों का वर्णन होना चाहिए। अगर उसमें अच्छाई और केवल और केवल उसकी अच्छाइयों का ही वर्णन किया गया तो वह श्रेष्ठ इतिहास नहीं माना जाता है। यह मानना है हीरोडोटस नाम के विद्वान का। इतिहास मानविकी के अंतर्गत आता है। विद्वान कहते हैं कि इतिहास जो है वो मानविकी के अंतर्गत आता है। जब मानविकी के अंतर्गत आता है तो वो मानते हैं कि इतिहास मानव से संबंधित होता है। इतिहास किससे संबंधित होता है भैया? मानव से संबंधित होता है। इसके तथ्य निष्कर्षों पर आधारित होते हैं, निष्कर्ष और प्रमाणों पर आधारित होते हैं। बिल्कुल सही है साहब। यानी इतिहास, अगर मान के चलो इतिहास के बारे में हमें जानकारी है थोड़ी बहुत, और किसी इतिहासकार ने उस इतिहास को लिखा है और उस इतिहास में थोड़ी भी खामी रह गई, उसमें थोड़ी भी कमियां रह जाती हैं, तो निश्चित है हम ये समझेंगे कि जो इतिहास लिखा है वह तथ्यों से आधारित तो है, लेकिन उसके जो निष्कर्ष है वो प्रमाणों पर आधारित नहीं है। यानी जो भी इतिहास होता है वह निष्कर्ष और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। चौथी बात जो बताई हीरोडोटस ने, वो कहा है कि इतिहास अतीत के आलोक से भविष्य पर प्रकाश डालता है। यानी हीरोडोटस का मानना है कि सच्चा इतिहास वही है, श्रेष्ठ इतिहास वही है जो कि विगत समय की अवधारणा को लेकर के भविष्य पर प्रकाश डालता हो, भविष्य के बारे में इंगित कर रहा हो, तो वह भी क्या माना जाता है? इतिहास माना जाता है। तो मैंने आपके लिए, हमने बताया कि जो भारतीय विद्वान थे वो आदर्श मूलक इतिहास पर बल देते थे, और यहां पर जो पाश्चात्य विद्वान है वो आदर्श मूलक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। आगे हम देखेंगे कि पाश्चात्य इतिहासकार इतिहासकारों का दृष्टिकोण जो रहा है वह विकासवादी भी रहा है।
विकासवादी दृष्टिकोण भी रहा है। जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, पाश्चात्य साहित्यकार हुए हैं, उनका जो पहला दृष्टिकोण था वो यथार्थवादी दृष्टिकोण था, और कुछ जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो आपके विकासवादी सिद्धांत पर बल देते हैं। यानी विकास का मतलब होता है परिवर्तन, विकास का तात्पर्य होता है परिवर्तन। यानी पाश्चात्य इतिहासकारों का दूसरा जो दृष्टिकोण है वह है आपके विकासवादी दृष्टिकोण, विकासवादी दृष्टिकोण। और उनका मतलब है, विकासवाद का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन भी होता है जो समय के साथ होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन। अर्थात जो कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं वे मानते हैं, वो विकासवादी दृष्टिकोण पर बल देते हैं, विकासवादी दृष्टिकोण पर बल देते हैं। उनका मानना है कि समय के साथ जो परिवर्तित होता है वही इतिहास है, समय के साथ जो परिवर्तित होता है, समय के अनुकूल जो बदलता रहता है वही इतिहास है। ये और हीरोडोट्स का मानना है, हीरोडोट्स और अन्य विद्वान मानते हैं, जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो यथार्थवादी दृष्टिकोण पर बल देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय विद्वान किस प्रकार के इतिहास दृष्टिकोण पर बल देते हैं, तो भारतीय जो विद्वान है वो उनका जो मानना है वो मानते हैं कि जो इतिहास है वह सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, जो इतिहास है वह आदर्श मूलक होना चाहिए, आदर्श मूलक होना चाहिए। ये तो मानते भारतीय, पाश्चात्य मानते हैं, पाश्चात्य विद्वान मानते हैं, उनकी दो मान्यता है, एक तो मानते यथार्थवादी दृष्टिकोण को, एक मानते विकासवादी दृष्टिकोण को। तो विकासवाद का तात्पर्य होता है परिवर्तन, और समय के साथ परिवर्तन को ही अपन के वो क्या मानते हैं, इतिहास मानते हैं। इसी प्रकार से जो इतिहास हुआ, इतिहास के बारे में बताया है, डार्विन का विकासवाद जो था वह प्राणी शास्त्र पर था। डार्विन ने विकासवाद का प्रयोग प्राणी शास्त्र, यानी जो डार्विन नाम के विद्वान हुए उन्होंने विकासवाद का प्रयोग प्राणी शास्त्र में किया है। यानी उन्होंने, और मार्क्स ने विकासवाद का प्रयोग अर्थशास्त्र में के लिए प्रयोग किया है। और नंबर 3, स्पेंसर ने विकासवाद, यानी स्पेंसर ने जो विकासवाद का प्रयोग किया है वह भौतिकवाद के लिए, वाद का प्रयोग वाद के लिए किया है। हाँ जी भैया, देखिए पाश्चात्य इतिहासकारों में, यानी पहला जो हीरोडोट्स थे वो तो यथार्थवादी दृष्टिकोण को मानते हैं, भारतीय हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण को मानते हैं,
और पाश्चात्य विद्वानों में आपके यानी जो डार्विन है उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत जो प्राणी शास्त्र के लिए प्रयुक्त किया है, मार्क्स बने, कार्ल मार्क्स ने अपने अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त किया है, स्पेंसर ने विकासवाद का जो प्रयोग है वह भौतिकवाद के लिए प्रस्तुत किया है। इसलिए ध्यान दें, जो पाश्चात्य इतिहासकारों में जो प्रमुख दृष्टिकोण रहा वह था विकासवादी दृष्टिकोण, और विकासवाद का तात्पर्य होता है परिवर्तन। विकासवाद का तात्पर्य होता है परिवर्तन, और परिवर्तन कैसा होना चाहिए? समय के साथ जो परिवर्तन होता है वही विकासवाद माना जाता है। यानी समय के साथ जो परिवर्तन होता है वही विकासवाद माना जाता है। इसलिए समय के साथ जो परिवर्तित होता है वही इतिहास है। वही क्या है? इतिहास है। डार्विन ने विकासवाद प्राणी शास्त्र के लिए, मार्क्स ने विकासवाद अर्थशास्त्र में, और स्पेंसर ने विकासवाद भौतिक शास्त्र में, भौतिकवाद में प्रयुक्त किया है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए। आगे इतिहास के बारे में एक हिंदी के प्रकांड पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भैया ध्यान दे इधर। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित कोश है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित कोश है, एकत्रित किया हुआ कोश यानी खजाना। बिल्कुल सही है। आगे कहा है इन्होंने, जिस प्रकार से समयानुकूल मनुष्य की चित्तवृत्तियां बदलती रहती हैं, उसी प्रकार साहित्य भी परिवर्तित होता है। हाँ भैया इधर देखिए, हिंदी के प्रकांड विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के बारे में कहते हैं, यानी साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित कोश है। यानी चित्तवृत्ति का मतलब होता है मन के भाव। यानी जिस व्यक्ति के मन में जैसे भाव या मनोविकार उत्पन्न हुए उनको एक जगह पर एकत्रित कर लिखना ही क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इस बात को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित कोश है। आगे उन्होंने कहा है, जिस प्रकार से समयानुकूल मनुष्य की चित्तवृत्तियां बदलती रहती हैं, जिस प्रकार से समयानुकूल मनुष्य की चित्तवृत्तियां बदलती रहती हैं, उसी प्रकार साहित्य भी परिवर्तित होता है।
ये इन्होंने कहा है साहित्य के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। काफी बार ये परिभाषा एग्जाम में पूछी भी गई है कि साहित्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मत है। वो यही कहते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित कोश है। जो साहित्य है वह जनता की चित्तवृत्तियों का संचित कोश है। अब निश्चित है कि जो चित्तवृत्तियां हैं, मन के भाव हैं, मनुष्य के एक जैसे कभी भी नहीं रहते हैं, निरंतर बदलते रहते हैं। तो जब चित्तवृत्तियां बदलती हैं तो निश्चित है कि साहित्य भी बदलता होगा। तो बिल्कुल, तो जिस प्रकार से समय अनुकूल मनुष्य की चित्तवृत्तियां बदलती रहती हैं, उसी प्रकार साहित्य भी परिवर्तित होता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है और बिल्कुल सही भी है कि जो मनुष्य की चित्तवृत्तियां हैं वो भी निरंतर बदलती रहती हैं। उनकी एक मान्यता और है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक मान्यता और है कि साहित्य का इतिहास कवियों का साहित्य का इतिहास कवियों का, यानी जो साहित्य का इतिहास है वह कवियों का वृत्त संग्रह है। वृत्त संग्रह, यानी उनका मानना है कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह ने होकर साहित्य की यानी साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह ने होकर के ये साहित्य की जो प्रवृत्ति है, साहित्य की प्रवृत्ति, साहित्य की प्रवृत्ति जो होती है उनके बारे में उन्होंने बताया है कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह ने होकर के साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी इधर देखिए भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, दो चीज बताई इन्होंने कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित कोश है। जिस प्रकार से समयानुकूल मनुष्य की चित्तवृत्तियां बदलती रहती हैं, जिस प्रकार से मनुष्य की चित्तवृत्तियां बदलती रहती हैं, उसी प्रकार साहित्य भी परिवर्तित होता है। एक बात तो ये कही, दूसरी बात कही कि साहित्य का इतिहास कवियों का ग्रंथ संग्रह में होकर साहित्य की प्रवृत्तियों का इतिहास होता है। ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल यही कहते हैं कि साहित्य का इतिहास कवियों का ग्रंथ संग्रह में होकर के साहित्य की प्रवृत्तियों का इतिहास होता है। इटालियन नामक आगे इटालियन विद्वान विको ध्यान रखना, विको टर्मरिक जो क्रीम होती है ना, उससे ध्यान रखना आप। विको नामक विद्वान जो हुए थे, उन्होंने माना है कि इतिहास का संबंध इतिहास का संबंध, यानी इनका मानना है कि जो इतिहास है ना, उसका संबंध ने तो अतीत से होता है, संबंध अतीत से होता है, और नहीं ही इसका संबंध वर्तमान और नहीं
इसका संबंध वर्तमान, यानी इतिहास का संबंध न तो अतीत से होता है और न ही इसका संबंध वर्तमान से होता है, जबकि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य से होता है। भैया समझना, इधर देखें, यानी इटालियन विद्वान बीको का मानना है कि इतिहास का संबंध न तो अतीत से होता है और न ही इसका संबंध वर्तमान से होता है, जबकि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य होता है। बिल्कुल सही है साहब। यानी जो इटालियन विद्वान बीको है उनका मानना है कि न तो हम इतिहास भूत में जो भी यानी विगत समय को इतिहास नहीं कहेंगे, इतिहास का संबंध अतीत से नहीं होता है, न ही इतिहास का संबंध वर्तमान से होता है। जिस क्षण व्यक्ति जिस प्रकार के जो भाव है उन्हें भोगता है उसको प्रदर्शित करना ही उनका इतिहास है। किसी प्रकार के सुख दुखों को भोगता हो, यानी सुख दुखों को भोगता हो, उनका वर्णन ही क्या है, इतिहास है। ये मानते हैं आपके जो विद्वान है बीको का मानना है कि इतिहास वही श्रेष्ठ होता है जो भैया क्या होए, ना तो अतीत से होता है इसका संबंध, ना ही इसका संबंध वर्तमान से होता है। अरे इतिहास का निर्माता तो स्वयं मनुष्य होता है। इतिहास का निर्माता कौन होता है, मनुष्य होता है। इसके बाद फ्रेंच विद्वान जो हुए थे उनका नाम है हिप्पोलाइट। यानी फ्रेंच विद्वान हुए जिनका नाम था हिप्पोलाइट टेन, जिन्हें टेन कहते हैं, यानी टेन जो विधेयवादी पद्धति के प्रणेता हैं, टेन इनका पूरा नाम था हिप्पोलाइट टेन। यानी हिप्पोलाइट टेन का मानना है कि जो इतिहास है, इनका मानना है कि इतिहास पर जाति, वातावरण और क्षण का प्रभाव होता है साहब। यानी जाति, वातावरण या क्षण का प्रभाव होता है। तो जाति, वातावरण और क्षण से युक्त, यानी जाति, वातावरण और क्षण से युक्त रचना ही इतिहास है। तो समझिए भैया कि यानी इटालियन विद्वान बीको तो मानते हैं कि इतिहास का संबंध न तो अतीत से होता है, यानी विगत समय से नहीं होता, और न ही इतिहास का संबंध वर्तमान से जो चल रहा है उससे होता है, जबकि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य होता है। यानी विद्वान बीको तो मानते हैं कि इतिहास का निर्माता मनुष्य होता है। नीचे आपके हिप्पोलाइट टेन कहते हैं कि इतिहास जो है वह जाति, वातावरण और क्षण से युक्त रचना ही क्या होती है, इतिहास मानी जाती है। तो यानी इतिहास से संबंधित मैंने आपके लिए भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण के बारे में बताया। यानी पाश्चात्य दृष्टिकोण और जो भारतीय दृष्टिकोण है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भारतीय विद्वानों का जो इतिहास के बारे में जो दृष्टिकोण है वह कैसा रहा है, आदर्श मूलक दृष्टिकोण रहा है। कैसा रहा भैया,
आदर्श मूलक दृष्टिकोण रहा है। आदर्श मूलक और जो पाश्चात्य विद्वान हैं जिनमें हीरोडोट्स थे, वो कहते कि यथार्थवादी, यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण को वो महत्व देते हैं। वो उनका मानना है कि जो इतिहास है वह वैज्ञानिक होता है साहब, जो इतिहास है वह मानविकी पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? मानविकी पर आधारित होता है। उनका मानना है कि इतिहास में आपके जो है वो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। उनका मानना है, आगे जो विद्वान हैं वो विकासवादी सिद्धांत पर जोर देते हैं, जिनमें डार्विन है, आपके कार्ल मार्क्स है, आपके स्पेंसर हैं। उनका मानना है कि जो इतिहास होता है वह विकासवादी होता है। इतिहास कैसा होता है? विकासवादी होता है। और विकास का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन से तात्पर्य समय के साथ जो परिवर्तित होता है, समय के साथ जो परिवर्तित होता है वही इतिहास माना जाता है। आगे आपके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास के बारे में कहते हैं कि मानव की चित्तवृत्तियों, यानी इतिहास जो होता है वह मानव की चित्तवृत्तियों का संचित कोष है। यानी मानव की जो चित्तवृत्ति है उसका क्या है? संचित कोष है। जिस प्रकार से समय समय पर मानव की चित्तवृत्तियां परिवर्तित होती हैं, जिस प्रकार से मानव की चित्तवृत्तियां परिवर्तित होती हैं, उसी प्रकार से साहित्य भी परिवर्तित होता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं इस बात को, पक्की बात है। उन्होंने कहा कि जो साहित्य है वह उसी प्रकार से परिवर्तित होता है जिस प्रकार से कि मनुष्य की चित्तवृत्तियां परिवर्तित होती हैं। आगे मैंने बताया विद्वान बीको, यानी इटालियन विद्वान है बीको, उन्होंने माना है कि इतिहास का संबंध न तो अतीत से होता है न वर्तमान से। देखो इन्होंने एक बात अलग कह दी कि इतिहास का संबंध न तो अतीत से होता है, न तो बीते हुए समय से होता है, न जो चल रहा है वर्तमान से होता है, जबकि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य होता है। मनुष्य जिस प्रकार से चाहता है उसी प्रकार के इतिहास का निर्माण कर सकता है। ये कौन का मानना है? बीको का। और फ्रेंच विद्वान जो हैं, फ्रेंच विद्वान हिप्पोलायन कहते हैं कि जो इतिहास है वह है जाति, वातावरण और क्षण से युक्त जो रचना होती है। यानी जाति, वातावरण और क्षण से जो रचना होती है वह इतिहास मानी जाती है। तो मैंने इतिहास के बारे में बताया। तो तीन शब्द, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी के बारे में मैंने बताया कि हिंदी कहां से निकली, कैसे आई, ये इसका प्रयोग कब से हमारे हिंदी भाषा में कब से किया जाता है। इसके बाद में मैंने साहित्य के बारे में भी एक कालांश में आपसे चर्चा की थी। आज मैंने इतिहास के बारे में बताया था। अब देखिए साहब, आगे जो है वह इतिहास लेखन की पद्धतियां। इतिहास लेखन की पद्धतियां। भैया ध्यान दें इधर। हाँ जी, इतिहास लेखन की पद्धतियां। इतिहास लेखन की चार पद्धतियां हैं। यानी इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, इतिहास लिखने की जो पद्धतियां हैं, वो चार प्रकार की पद्धतियां मानी गई है, जिनमें नंबर एक है वर्णानुक्रम पद्धति। भैया नंबर एक है वर्णानुक्रम पद्धति। जो भी मैं यहां पर लिखवा रहा हूं उसे नोटेट करते जाएं। तो नंबर एक है वर्णानुक्रम पद्धति, जिसका दूसरा नाम है वर्णमाला पद्धति। वर्णमाला पद्धति यानी एक जो पद्धति है
वह है वर्णानुक्रम पद्धति, जिसको हम वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। दूसरी जो है वह है कालक्रम पद्धति। कालक्रम पद्धति। तीसरी जो पद्धति है वह है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति। और चौथी जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है उसे कहते हैं विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, जिसका आविर्भाव हिप्पोलाइट टेन हिप्पोलाइट टेन ने किया था। जो और भारतीय यानी भारतीय दृष्टिकोण में देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पद्धति को अपनाया। यानी हिप्पोलाइट टेन ने यानी विधेयवादी, इन्होंने एक चीज बताई, पहले भी बताया था कि इसमें जो साहित्य के बारे में बताया वह बताया समाज या जाति, समाज या जाति, यानी जाति, वातावरण, और क्षण ये है कि सब ये कैसे, तो यानी जब कोई समाज वातावरण, जैसे वातावरण में रहेगा उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो भक्ति काल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हमारे देश पर जो मुस्लिमों के आक्रमण से आहत जनता के योग से आहत जनता के योग से भक्ति काल का आविर्भाव हुआ। किसका? भक्ति काल का आविर्भाव हुआ। तो ये बाद में हम आपके लिए बताएंगे, लेकिन अब हम जो बात परिचर्चा कर रहे हैं वो परिचर्चा जो हो रही है हमारी हो रही है यानी इतिहास लेखन की पद्धतियां। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति को अपनाया? विधेयवादी पद्धति। आगे देखिए, उन्हें इधर आइए, वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालक्रम पद्धति, तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति। सबसे पहले देखें कि इतिहास लेखन की पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसी हिंदी विद्वान ने न करके पाश्चात्य विद्वान, फ्रेंच विद्वान ने, जिसमें था गार्सा दे तासी। गार्सा दा तासी यानी गार्सा दा तासी ने
जो पद्धति अपनाई उसका नाम है वर्णानुक्रम पद्धति, यानी वर्णमाला पद्धति। वर्णमाला पद्धति पर इन्होंने बहुत फोकस किया, और वर्णमाला पद्धति इधर देखे साहब, इसका हिंदी विद्वानों में अनुसरण किया शिवसिंह सेंगर। शिवसिंह सेंगर। अगर प्रश्न आ जाए कि वर्णानुक्रम पद्धति का जो प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले गारसादा तासी और उसके बाद भारतीय साहित्यकारों में अगर किसी ने किया तो शिवसिंह सेंगर। यानी गारसादा तासी का ग्रंथ इस्तवार de la literatura हिंदुस्तानी इस्तवार दला लेतियोत्तर हिंदुस्तानी नामक जो ग्रंथ है उसमें इस पद्धति को अपनाया था, और उस पद्धति का नाम है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा नाम है वर्णमाला पद्धति। और शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज नामक जो इतिहास ग्रंथ लिखा, शिवसिंह सरोज जो इतिहास ग्रंथ लिखा, और जो आपके गारसादा तासी ने, यानी गारसादा तासी ने इस्तवार दलालतियत और हिंदुस्तानी नामक जो ग्रंथ लिखा उसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था। अब यह है क्या, इधर देखिए भैया, वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार जो आपके गारसादा तासी और शिवसिंह सरोज हैं उनका मानना है कि, अब इधर देखिए साहब, एक कर दिया साहब, यहां देखें आप, कबीरदास, केशवदास और केदारनाथ अग्रवाल। तो इन्होंने माना है कि वर्णानुक्रम, वर्ण इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, ये तो नाम के पहले वर्ण के आधार पर, नाम के पहले वर्ण के आधार पर इनका वर्णन करना। अब आप भी सोचो, आप देखिए कि कबीरदास भक्ति काल के, ध्यान देना साहब अच्छी तरह से, केशवदास को रीतिकालीन कवि माना जाता है, रीतिकालीन कवि माना जाता है। ये आधुनिक काल के कवि हैं साहब। कौन से हैं? आधुनिक काल के कवि। कौन? केदारनाथ अग्रवाल। आप स्वयं देखें कि कबीरदास, केशवदास और केदारनाथ अग्रवाल को एक साथ वर्णित करना क्या इतिहास का युक्ति संगत वर्णन है? नहीं है। इसलिए यानी जो वर्णानुक्रम पद्धति है, वर्णमाला पद्धति है, यह गारसादा तासी ने और इनके इस्तवार दलालेतियतुर हिंदुस्तानी नामक जो ग्रंथ लिखा है उसमें वर्णक्रम पद्धति का, वर्णमाला पद्धति को अपनाया है। और इसका यानी शिवसिंह सरोज भी इसी पद्धति को अपने, यानी शिवसिंह सेंगर शिवसिंह सरोज नामक ग्रंथ में इसी पद्धति को अपनाते हैं साहब, इसी पद्धति को अपनाते हैं। आगे चलकर आगे देखें, कालक्रम पद्धति।
कालक्रम पद्धति, और कालक्रम पद्धति में डेट ऑफ बर्थ डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ से, नाम ही है कालक्रम, कालक्रम पद्धति यानी डेट ऑफ बर्थ से कौन कवि का जन्म पहले हुआ, पहले किस कवि का जन्म इसके बाद हुआ, तो पहले इसको और उसके बाद इसको। जैसे मान के चलिए हमने ले लिया यहां पर कबीर, तुलसी, बिहारी, कबीर, तुलसी और बिहारी। तो कबीर का जन्म तुलसी से पहले और बिहारी से पहले तुलसी का जन्म हुआ। तो जो कालक्रम पद्धति है, कालक्रम जो पद्धति है उसमें इसी चीज को बताया गया है कि सबसे पहले कबीर, उसके बाद तुलसी और उसके बाद बिहारी। यानी कालक्रम पद्धति इसको बताती है कि जिन विद्वानों ने कालक्रम पद्धति को अपनाया, जिन विद्वानों ने कालक्रम पद्धति को अपनाया, उनमें कबीर नंबर 1, तुलसी नंबर 2 और बिहारी नंबर 3 को महत्व दिया है। इसलिए इस पद्धति को जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज पूरा नाम था इब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रियर्सन ने इस पद्धति को अपनाया। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस पद्धति को अपनाया, कालक्रम पद्धति को। इनका जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इधर देखिए भैया, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, भैया जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इस पद्धति को अपनाया है साहब, इसको यानी कालक्रम पद्धति को। और इनका ही आगे अनुमोदन किसने किया, यानी कालक्रम पद्धति का मिस्र बंधुओं ने। किसने, मिस्र बंधुओं ने, यानी मिस्र बंधुओं ने भी, ध्यान दे भैया, यानी जो कालक्रम पद्धति है, कौन सी कालक्रम पद्धति, इसको सबसे पहले महत्व दिया था किसको, किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और जॉर्ज ग्रियर्सन के जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसका ही अनुमोदन हिंदू यानी हिंदी साहित्यकारों में किसने किया था साहब, मिस्र बंधु विनोद ने। और इन्होंने एक रचना इनकी थी मिस्र बंधु विनोद, भैया ध्यान दें। यानी जो कालक्रम पद्धति है उसका आविर्भाव यानी उसको लिखने का सबसे पहले प्रयास जो किया था वो किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक ग्रंथ लिखा था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये। और इसी के साथ मिस्र बंधुओं ने इसी पद्धति पर क्या दिया, बल दिया साहब। इसलिए जो कालक्रम पद्धति है वह डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ पर विशेष महत्व देती है। यानी जिस साहित्यकार का पहले जन्म हुआ वह पहले, उसके बाद हुआ वह बाद में, और उसके बाद हुआ बाद में। जैसे कबीर हैं, कबीर, तुलसी और बिहारी। कबीर का जन्म पहले हुआ तो नंबर 1 पर कबीर, भैया तुलसी का जन्म उसके बाद हुआ तो नंबर 2 पे कौन है, तुलसी। और बिहारी का उसके बाद में हुआ तो क्या, बिहारी। ठीक है साहब। अगली आती है
वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। भैया जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके बारे में बताया है कि गणपति चंद्रगुप्त ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा। नाम क्या है उसका? हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास 1965। ध्यान रखना साहब। और यानी वैज्ञानिक पद्धति को जो अपनाया था वो गणपति चंद्र गुप्त ने अपनाया था। इसमें है निरपेक्ष भावों का, निरपेक्ष भावों का, भैया जो निरपेक्ष भाव है उनका तथ्यों के रूप में वर्णन करना। इधर देखिए साहब, निरपेक्ष भावों का तथ्यों के रूप में वर्णन करना वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है। इसलिए इस पद्धति को श्रेष्ठ पद्धति न माना गया, यानी निम्न पद्धति माना गया साहब, श्रेष्ठ पद्धति नहीं माना गया। इसलिए इसमें केवल एक ग्रंथ लिखा गणपति चंद्रगुप्त ने अपना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कब लिखा था? 1965 में। इसमें बताया कि निरपेक्ष भावों को तथ्यों के रूप में वर्णन करना ही क्या वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है। इधर देखें आप, ध्यान दे भैया, यानी इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हैं। कितने पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां। नंबर 1 पद्धति का नाम क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी है साहब? वर्णानुक्रम पद्धति है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला भी पद्धति कहते हैं। अब वर्णानुक्रम पद्धति का जो आविर्भाव हुआ था वो किसने किया था साहब? गारसदा तासी। और गारसदा तासी का एक ग्रंथ है इस्तवार दला लेतियतुर एंदोई हिंदुस्तानी, ये है साहब। इसमें वर्णानुक्रम, इसमें बताया कि कबीर, केशव और केदारनाथ अग्रवाल, ये 3 नाम हैं। इनमें से इनके वर्ण के आरंभ में कै आ रहा है साहब, इसलिए इनका ही नाम यानी वर्ण क्रम के अनुसार किया जाए, इसलिए ये उपयुक्त नहीं माना गया है। ये निम्न कोटि यानी निम्न कोटि की पद्धति है। इसके बाद अभी जो मैंने बताया कालक्रम पद्धति, काल यानी डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, डीओबी से जिस पद्धति को माना है वो कौन सी है? आपकी कालक्रम पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का कौन सा? वैज्ञानिक इतिहास, जो कौन का है? अभी बताया था। कौन का है भैया बताइए? गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। और सबसे श्रेष्ठ जो पद्धति मानी गई है वह है विधेयवादी पद्धति। कौन सी पद्धति है? विधेयवादी पद्धति, जिसका आरंभ हिप्पोलाइट कौन ने? टेन ने किया। हिप्पोलाइट टेन ने किया, जिसको भारतीय आचार्य यानी भारतीय समर्थकों सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसमें 3 माने हैं साहब। जाति भैया, जाति, वातावरण और क्षण, वातावरण और क्षण, जाति, वातावरण और क्षण को विशेष महत्व दिया है। इनका मानना है कि जातीय समाज वातावरण से यानी वातावरण का सहयोग पाकर के क्षण भर में ही परिवर्तित हो जाती है साहब, क्षण भर में ही परिवर्तित हो जाती है। इसलिए ये आज मैंने आपके लिए तो दोस्तों
आज मैंने आपके लिए जो हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास एवं पद्धति, इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में बताया, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और मैंने जो बताया है उसके बारे में आपकी समझ में आया हुआ हो, तो निश्चित ही आप हमारे चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं जगदीश डागोर अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा।